प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको इंटरमीडिएट कक्षा की आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल पेपर अर्थात आदर्श प्रश्न पत्र के विषय में बताने जा रहे हैं। हम आपको प्रश्न पत्र की रूपरेखा के साथ साथ उस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को कैसे हल करना है, इस विषय की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं यह बता दूं कि संस्कृत का कक्षा 12 में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। इसके लिए कुल 3 घंटे 15 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है एवं 3 घंटे में प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हल करना होता है। इसके लिए पूर्णांक 100 निर्धारित है, अर्थात सभी प्रश्नों को मिलाकर के कुल 100 अंक होते हैं। अब हम आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जो आदर्श प्रश्न पत्र वर्ष 2020 उपलब्ध है, उसी प्रश्न पत्र की चर्चा हम यहाँ करेंगे। उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे, कैसे हल करना है यह बताएंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न होता है वह चंद्रापीठ कथा से होता है और उसमें किसी एक गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 उत्तर निर्धारित हैं। उत्तर संस्कृत में ही दिए जाने चाहिए। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि एक गद्य खंड से के ठीक नीचे 5 प्रश्न होते हैं, उसके बाद अथवा करके फिर एक गद्य खंड होता है और उस गद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न उसके नीचे होते हैं। तो किसी एक गद्य खंड से संबंधित 5 प्रश्नों के ही उत्तर लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि 2-3 उत्तर इस गद्य खंड के लिख दें और 2-3 प्रश्नों के उत्तर उस गद्य खंड के। ऐसा किसी भी दशा में नहीं करना चाहिए। केवल एक ही गद्य खंड जो आपको सरल लगता हो, जिसका आप उत्तर देने में आसानी अनुभव करते हो, उसी गद्य खंड को सबसे पहले ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए और उसके पश्चात उससे संबंधित 5 प्रश्नों के उत्तर क्रमशः एक ही जगह लिखे जाने चाहिए। तो इस गद्य खंड में जो प्रश्न पत्र पहले में है, उसका पहला प्रश्न है संदेह दोलाधिरूढ़म कस्य जीवितम। तो इसके उत्तर गद्यांश के पहली पंक्ति में ही है कि चंद्रापीडस्तु तत् आकर्ण्य चेतसी अकरोत्। चंद्रापीड ने वह सुनकर मन में विचार किया, अहो संदेह दोलाधिरूढ़म में जीवितम। अहो, मेरा जीवन संदेह के झूले में झूल रहा है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है संदेह दोलाधिरूढ़म कस्य जीवितम। संदेह के दोले में, झूले में किसका जीवित झूल रहा था? तो उत्तर होगा चंद्रापीडस्य। अब इस प्रश्न का उत्तर हमको लिखने के लिए सबसे पहले लिख देना चाहिए प्रश्न संख्या 1, उत्तर फिर लिखना चाहिए। प्रश्न गद्यांश को उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना चाहिए, केवल उत्तर लिख करके ऊपर प्रश्न संख्या फिर उत्तर, रोमन में 1 लिखा है तो 1 लिख करके उत्तर हम दे सकते हैं संदेह दोलाधिरूढ़म चंद्रापीडस्य जीवितम। और समय बचाने के लिए केवल चंद्रापीडस्य भी लिख दिया जाए तो काम चल जाएगा।
वैसे उत्तर पूरा लिखा जाना ज़्यादा उचित होता है। संदेह दोलाधिरूढ़म चंद्रापीडस्य जीवितम। दूसरा प्रश्न है कया आगमनाय आज्ञापितम, तो इसका उत्तर यहाँ तीसरे वाक्य में है एवं आज्ञापितम आगमनाय में निष्कारण वत्सलया दिव्या कादम्बर्या। तो उत्तर लिखा जाना चाहिए दिव्या कादम्बर्या आगमनाय आज्ञापितम। तीसरा प्रश्न है तो दूसरे प्रश्न के उत्तर के ठीक नीचे रोमन का 3 लिख करके लिखना चाहिए दुस्त्यजा जन्मभूमि अंश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो लिखा जाना चाहिए जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है, या तीसरा रोमन में लिख करके हिंदी अनुवाद ऐसा लिख करके और डैश दे करके लिख सकते हैं जन्मभूमि को छोड़ना कठिन है। इसी प्रकार अगली पंक्ति में चौथा उत्तर दिया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है इत्येवम इत्यत्र कह संधि, तो उत्तर होता है इत्येवम इत्यत्र यण संधि। तो चौथा लिख करके यण संधि भी लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है चंद्रापीडः कुत्र अगात, इसका उत्तर अंतिम वाक्य के ठीक ऊपर वाले वाक्य में है कि विप्रकृष्ट मंत्रम हेमकूट विंध्याचलयोः इति तेवं चिन्तयन्नेव प्रतिहार्या उपदिश्यमान मार्गः जन्नी समीपम अगात। तो उत्तर लिखना चाहिए पांचवा चंद्रापीडः जननी समीपम अगात। यदि पहले गद्यांश के पांचों उत्तर लिख दिए हैं तो बस पहले प्रश्न में इतना ही करना है। यदि पहला गद्यांश कठिन लगता है तो दूसरा गद्यांश यदि आपको सरल समझ में आ रहा है तो उसको पढ़ करके उसके नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर उसी प्रकार से लिखने चाहिए। पहले लिख देना चाहिए प्रश्न संख्या 1 और वहाँ लिख देना चाहिए प्रश्न संख्या 1 के पश्चात ही अथवा, जिससे कि परीक्षक को पता चल जाए कि आप अथवा वाले गद्यांश का उत्तर लिख रहे हैं। और फिर उत्तर में रोमन में चूँकि यहाँ दिया हुआ है प्रश्नों की संख्या दी गई है तो उसी प्रकार से रोमन अंकों का प्रयोग करके आगे लिखेंगे। पहला प्रश्न है हारीतः कह आसीत, तो इसका सीधा सीधा उत्तर इसमें नहीं दिया है, लेकिन आपको कक्षा में पढ़ाया गया है और पहला वाक्य जो है इस गद्यांश का वो आपको स्मरण दिला रहा है, हिंट दे रहा है कि क्या उत्तर होगा। पहला वाक्य है एवं कथयित्वा भगवान जाबाली स्मृतम कृत्वा हारीत प्रमुखान सर्वान अवादित। आप यदि कथा ठीक ढंग से पढ़े रहेंगे, जानते रहेंगे, तो आप लिख लेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि हारीतः जाबाली मुनेः पुत्रः आसीत्। दूसरा प्रश्न है कह कामोपहत चेताः, तो इसमें वाक्य में जो प्रसंग आया है इससे पता चलता है कि जाबाली मुनि कथा सुना रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस कथा में चित्त को खींच लेने की ऐसी सामर्थ्य है कि मैं कथा कहते कहते उसके रस के कारण, आनंद के कारण मैं अति दूरम अतिक्रांतो, उसमें बहुत दूर चला गया हूँ। तो जो यह स कामोपहत चेता स्वयं कृतादेव अभिनयात दिव्यलोकतः परिभ्रश्य मर्त्यलोके वैशंपायन नामा शुकना सूनुः अभवत् स एवैष पुनः स्वयं कृतेन अभिनयेन अस्यां शुकजातौ पतितः इति। तो इसका अर्थ है कि
जो काम से मारे गए चित्त वाला था, स्वयं अपने द्वारा किए गए अभिनय से दिव्य लोक से भ्रष्ट होकर के गिर करके मृत्युलोक में वैशंपायन नाम का शुकनास का पुत्र हुआ, और वही यह अपने द्वारा किए गए अभिनय से अस्याम शुक जातो उपैता, इस शुक जाति में पड़ गया। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि अपनी उद्दंडता के कारण वह पहले शुकनाश का पुत्र हुआ, फिर शुक वैशंपायन शुक हुआ। तो ऐसा कौन हुआ, इससे अनुमान लगा लेंगे कि पुंडरीक ही दिव्यलोक निवासी महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र था। तो कह कामोपहत चेता, इसका उत्तर यदि आपको कथा ठीक ढंग से ज्ञात है तो लिख देंगे पुंडरीकः कामोपहत चेता। फिर तीसरा प्रश्न है वैशंपायनः कस्य सूनुः, तो उत्तर इसका होगा कि ऊपर दिया भी है, वैशंपायन नामा शुकनास सूनुः अभवत्। इस वाक्यांश में इसका उत्तर छिपा हुआ है, आप लिख देंगे वैशंपायनः शुकनासस्य सूनुः। इसी प्रकार चौथे प्रश्न का उत्तर लिखना है एवैष इत्यत्र कह संधि, तो आप संधियों का अच्छा ज्ञान किए हुए हैं तो आप जान जाएंगे कि एव धन एष, एवैष अर्थात यहाँ पर वृद्धि संधि हो रही है और ए मिल के अय हो रहा है, तो एवैष इत्यत्र वृद्धि संधि ही यह उत्तर होगा। पांचवें प्रश्न का हल देखेंगे भगवती इत्यस्मिन् का विभक्ति ही, तो आप यदि शब्द रूपों को ठीक ढंग से पढ़े हैं तो इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे कि भगवती इत्यस्मिन् सप्तमी विभक्ति ही। भगवत शब्द का रूप पुल्लिंग में चलता है भगवान, भगवंतो, भगवंतः, और सप्तमी में होता है एक वचन में भगवती। उत्तर में सिर्फ इतना ही लिखना है कि भगवती इत्यस्मिन् सप्तमी विभक्ति ही। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा जो है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर किसी एक पात्र का हिंदी में चरित्र चित्रण लिखिए। अधिकतम 100 शब्द हैं। इसमें आपको 3 विकल्प मिले हुए हैं, या तो आप कादम्बरी का चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, या चंद्रापीठ का लिख सकते हैं, या महाश्वेता का लिख सकते हैं। जो भी आपने चरित्र चित्रण ठीक ढंग से तैयार किया है उसी को यहाँ पर संक्षेप में लिखना चाहिए। कादम्बरी का चरित्र चित्रण लिख रहे हैं तो कादम्बरी की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनके लिए संक्षेप में एक एक वाक्य लिख देंगे। कोई ऐसा संस्कृत का वाक्य यदि आपने स्मरण किया हुआ है तो उसे अवश्य अंत में लिख दिया जाना चाहिए कि सरल हृदया महानुभावाच कादम्बरी। इसी प्रकार से अन्य चरित्र चित्रण भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन आपको केवल एक ही चरित्र चित्रण किसी एक पात्र का करना है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी अथवा संस्कृत में बाणभट्ट की भाषा एवं अलंकार योजना की विवेचना कीजिए। यह भी अधिकतम 100 शब्द इसके लिए निर्धारित हैं। 4 अंकों का है। अब आप इसमें ध्यान देंगे कि बाणभट्ट की भाषा एवं अलंकार योजना, ये 2 प्रश्न इसमें जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रश्न में पहला हिस्सा बाणभट्ट की भाषा पर होना चाहिए, जिसमें आपको अवश्य उल्लेख करना चाहिए कि बाणभट्ट की रीति पांचाली है। शब्दार्थयोः समोगुम पांचाली रीति ऋष्यते, अर्थात शब्द एवं अर्थ का सुंदर समन्वय ही पांचाली रीति कहा जाता है। आपको बताना चाहिए
कि इनकी भाषा में विषय के अनुरूप समासों की अधिकता भी है और कहीं कहीं अत्यंत सरल शब्दों का भी प्रयोग है, सरल श्लेष का भी प्रयोग किया है, मुहारा विपरीतार भाषा का प्रयोग किया है। और अलंकार योजना की विवेचना करेंगे तो वहाँ बाणभट्ट भट्ट द्वारा प्रयुक्त अलंकारों का उल्लेख करेंगे और यदि संभव हो तो अंत में उनके किसी गद्यांश का उल्लेख कर देंगे जहाँ पर कोई अलंकार हो, जैसे यस्मिंश्च राजनिजित जगति परिपालित महीम चित्रकर्म सुवर्ण शंकरारतेषु केशग्रहाः काव्येषु दृढबन्धाः छत्रेषु कनकदण्डाः इत्यादि। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि आप ठीक ढंग से अध्ययन किए हुए हैं, कथा आपको ठीक ढंग से मालूम है, तो आप इन प्रश्नों का सही विकल्प लिख देंगे। जैसे पहला प्रश्न अ, चौथा का अ, मदलेखे निपुणासि जानासि ग्राहयितुम् इति कस्योक्तिः। तो यह प्रसंग है शेष नामक हार जब मदलेखा लेकर के जाती है, चंद्रापीठ को पहनाती है, वहाँ चंद्रापीठ का यह कथन है। तो उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 अ, और अ के सामने उत्तर लिख देंगे रोमन में जैसे लिखा है विकल्प में, 2 चंद्रापीठस्य। प्रश्न पूरा नहीं लिखने की आवश्यकता है। चौथे में ही दूसरा प्रश्न है आ, कपिंजलः शुकनासं कस्य संदेशम अब्रवीत। कपिंजल ने शुकनास से किसका संदेश कहा। आपको कथा यदि ज्ञात है तो आप इसका भी उत्तर आसानी से लिख देंगे। उत्तर सही उत्तर है तीसरा विकल्प। तो लिखेंगे आ, ठीक अ के नीचे ही आ लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी प्रश्न के एक भाग का उत्तर यहाँ और दूसरे भाग का उत्तर किसी और पेज पर लिखिए। ठीक उसके नीचे आ और फिर डैश दे करके तीसरा और श्वेत केतो लिख देना चाहिए। और इस प्रकार से एक एक अंक के प्रश्न होते हैं, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो 2 श्लोक रहते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको किसी एक श्लोक की हिंदी व्याख्या करनी है। संदर्भ सबसे पहले लिखना चाहिए। कोई भी श्लोक हो, संदर्भ यही केवल होगा कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के 2 सर्ग से उद्धृत है। इसके प्रणेता दीपशिखा उपाधि से विभूषित कविता कामिनी विलास कवि कुलगुरु कालिदास हैं। इतना आप लिख देते हैं तो 2 अंक के हकदार हो जाते हैं। उसके बाद जो भी श्लोक हो उसका प्रसंग लिख करके व्याख्या हिंदी में प्रस्तुत करते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। यदि आपको कक्षा में कोई अलंकार बताया गया है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, छंद भी लिख सकते हैं। उपजाति छंद प्रायः अंतिम श्लोक को छोड़कर प्रायः सभी श्लोकों में उपजाति छंद है। अगला प्रश्न 6वां है, किसी एक श्लोक की संस्कृत में संदर्भ सहित व्याख्या। 2 अंक संदर्भ के लिए निर्धारित हैं, 5 अंक व्याख्या के लिए। तो संस्कृत में संदर्भ कोई भी श्लोक होगा, संदर्भ यही लिखा जाएगा कि श्लोकोयम रघुवंश महाकाव्यस्य 2 सर्गात् समुद्धृतो वर्तते, अस्य प्रणेता दीपशिखोपाधि विभूषितः
कविता कामिनी विलासः कवि कुलगुरु कालिदासो अस्ति। इतना लिखते ही आप 2 अंक के अधिकारी हो जाते हैं। इसके पश्चात आपको जैसे बताया गया है संस्कृत व्याख्या लिखने के लिए, उस प्रकार से आप व्याख्या लिखेंगे तो अवश्य अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। संस्कृत में लिखते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध शुद्ध आप लिखें। प्रश्न 7वां, कालिदास का संक्षिप्त जीवन परिचय हिंदी अथवा संस्कृत में लिखिए। अधिकतम 100 शब्द। आपको संक्षेप में यह बताना चाहिए कि कालिदास संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यही नहीं, विश्व के महान कवियों में इनकी गिनती होती है। और उसके बाद बताना चाहिए कालिदास का काल क्या है। इनके जन्म स्थान के विषय में 2-2 पंक्तियों में उल्लेख कर देना चाहिए। उसके पश्चात बताना चाहिए कि कहा जाता है कि शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद राजकुमारी विद्योत्तमा से विवाह हुआ और उसके तिरस्कार से फिर काशी में रहकर इनको उन्होंने विद्या अध्ययन की, ऐसी किंवदंती है। और पश्चात इन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की। बताना चाहिए कौन कौन सी यहाँ रचनाएं लिखी हैं। संक्षेप में केवल नामोल्लेख कर देना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक प्रतीत होते हैं, इसलिए माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया होगा। और इनके ग्रंथों को देखने से पता चलता है कि इन्होंने श्रेष्ठ गुरुओं की देखरेख में विद्या अध्ययन किया होगा। ये विचारों से शैव हैं और अपने ग्रंथों के आरंभ में प्रायः रघुवंशम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में इन्होंने शिव की, पार्वती की स्तुति की है। प्रश्न संख्या 8 विकल्प वाला प्रश्न है। इसमें भी आदो भाग हैं। रघुवंशम से संबंधित है। सिंहः कम विचार मूढ़म कथयति। तो आपको श्लोक यदि ठीक से पढ़ा है आपने, कथा आपको मालूम है, तो पता चल जाएगा कि सिंह दिलीप को विचार मूढ़ कहता है। विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम, ऐसा सिंह का कथन है। तो सही उत्तर दूसरा है दिलीप। आप वैसे ही जैसे पहले बताया, प्रश्न संख्या 8 उत्तर लिखेंगे और आगे डैश दे करके रोमन अंकों में 2 और दिलीपम। इसी प्रकार से आ भाग का उत्तर वहीं नीचे अ के नीचे ही पयस्विनी का, तो आप आ लिख करके फिर आगे विकल्प दूसरा सही है, नंदिनी। पयस्विनी का अर्थ होता है प्रशस्तम पयः यस्याः सा। तो पयस्विनी श्रेष्ठ दूध वाली, उत्तम दूध वाली, नंदिनी ही सही विकल्प है। लिख देंगे आ डैश 2 रोमन में और फिर नंदिनी। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित में से किसी एक अंश की हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ से अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रश्न आरंभ होते हैं। तो प्रायः 2 श्लोक अथवा कोई एक गद्यांश और एक श्लोक पूछा जाता है। किसी एक अंश को, या तो गद्यांश को या किसी जो भी श्लोक हो, उसका पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर उसकी हिंदी में व्याख्या करेंगे। संदर्भ इसका इस प्रकार से होगा कि प्रस्तुत श्लोक अथवा गद्यांश विश्वविख्यात कृति या संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ नाट्य रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के विदा नामक 4th अंक से उद्धृत है और इसके प्रणेता कविता कामिनी विलास कवि कुलगुरु कालिदास हैं। या संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कवि कुलगुरु कालिदास हैं।
आप इतना लिखते ही 2 अंक के अधिकारी हो जाएंगे। फिर व्याख्या में प्रसंग आपको पहले लिखना चाहिए। फिर व्याख्या में यह बात जरूर बताई जानी चाहिए कि कौन पात्र किससे क्या कह रहा है, उसके कहने का क्या आशय है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न, किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें भी 2 अंक संदर्भ के लिए है, 5 अंक व्याख्या के लिए है। तो 2 अंक के लिए संदर्भ, जैसा कि अभी बताया उसी प्रकार से इसमें भी प्रस्तुत सारगर्भित सूक्ति, कहीं यदि मार्मिक है, भावपूर्ण है तो भावपूर्ण या मार्मिक सूक्ति लिख सकते हैं, लेकिन सर्वत्र ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। सारगर्भित का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो प्रस्तुत सारगर्भित सूक्ति विश्वविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक से उद्धृत है या अवतरित है। इसके प्रणेता कविता कामिनी विलास कविकुल गुरु कालिदास हैं। और फिर जो भी सूक्ति हो, जैसे मुंचन्त्य श्रूणी बलता, तो यहाँ पर प्रसंग बताते हुए कि कौन किससे यह बात कह रहा है। यहाँ आश्रम की शकुंतला के वियोग के कारण आश्रम की भी विरहावस्था का वर्णन है, तपोवन कैसे दुखी है। यहाँ पूरे श्लोक का भाव स्पष्ट किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि लताओं में जो पीले पत्ते झड़ रहे हैं, कवि की उत्प्रेक्षा है कि मानो लताएं शकुंतला के वियोग दुख में आंसू बहा रही हैं। इसी प्रकार से अन्य सूक्तियों की भी व्याख्या की जानी चाहिए। प्रश्न संख्या 11, कालिदास के नाट्य कौशल की हिंदी अथवा संस्कृत में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अधिकतम 100 शब्द। तो संक्षेप में बताना चाहिए कि महाभारत के शकुंतलोपाख्यान की छोटी सी कथा को दुर्वासा शाप एवं अंगूठी इत्यादि की कथा जोड़ करके बहुत ही रोचक सुंदर कथा कालिदास ने बना डाली है। पात्र योजना, रस, अलंकार, छंद, अभिनेयता आदि पर एक 2 वाक्य इसमें अवश्य लिखे जाने चाहिए। इसी प्रकार से 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम से ही प्रश्न है। अ है प्रणम भगवती इत्यत्र रेखांकित पदे का विभक्ति? द्वितीया विभक्ति है। नदी की तरह भगवती का रूप चलता है, नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदी, तो द्वितीया बहुवचन है। उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 12, और डैश रोमन में 2 और द्वितीया। आ शकुंतलायाः पदवीं को न जहाति, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। दुष्यन्तः शिष्यः मृगः काश्यपः। उत्तर वहीं अ के नीचे ही आ डैश, दूसरा उत्तर सही है। मृग हरिण शकुंतला की पदवी को, मार्ग को नहीं छोड़ रहा, तो 2 रोमन में लिख करके मृगः लिख देंगे। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 10 पंक्तियों में निबंध लिखिए। होलिकोत्सव विद्यामृतमश्नुते, संस्कृत भाषायाः महत्वम भारतवर्षम। तो आपको जो भी इसमें से सरल निबंध अनुभूत हो रहा हो, आपने जिस निबंध की तैयारी की है, उत्तर पुस्तिका की 10 पंक्तियों में आपको निबंध लिखना है। और उसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य आपके 20-25 भी हो सकते हैं। छोटे छोटे वाक्य हैं तो 20 वाक्य भी हो सकते हैं, लंबे वाक्य हैं तो 15-17 वाक्य भी हो सकते हैं, लेकिन उत्तर पुस्तिका की कम से कम 10 पंक्तियाँ होनी चाहिए। यदि विषय से संबंधित कोई श्लोक आपको स्मरण है तो अवश्य निबंध में वह श्लोक उद्धृत किया जाना चाहिए। इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।
प्रश्न संख्या 14, उपमा अलंकार की परिभाषा हिंदी अथवा संस्कृत में लिखिए। तो आपको केवल यहाँ उपमा अलंकार की परिभाषा देनी है, या तो हिंदी में आप दे सकते हैं अथवा संस्कृत में दे सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं संस्कृत में साम्यम वाच्यम वैधर्म्यम वाक्यैक्य उपमा द्वयोः। हिंदी में लिखना है तो आप लिख देंगे उपमा अलंकार की परिभाषा, और फिर लिखेंगे कि जहाँ एक ही वाक्य में उपमेय की उपमान से साधारण धर्म के द्वारा समानता बतलाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसी प्रकार से अथवा में आया है रूपक अलंकार का उदाहरण संस्कृत में लिखिए। तो या तो आप उपमा अलंकार की परिभाषा ऊपर लिख चुके हैं तो फिर अथवा प्रश्न करने की नीचे वाले प्रश्न की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप रूपक अलंकार का उदाहरण संस्कृत में स्मरण किए हुए हैं, याद किए हुए हैं, तो उपमा अलंकार की परिभाषा न लिख करके अथवा प्रश्न को ही केवल लिखेंगे, केवल रूपक अलंकार का उदाहरण वहाँ लिख देंगे। यदि रूपक अलंकार का उदाहरण आपको याद है तो शुद्ध शुद्ध आप लिख सकते हैं, जैसे पर्याप्त पुष्पस्तबकस्तनाभ्यः स्फुरत् प्रवालोष्ठ मनोहराभ्यः लतावधूभ्यस्तरवोप्यवापुः विनम्र शाखा भुजबंधनानि। ध्यान रहे कि आपको जो भी उदाहरण देना हो शुद्ध शुद्ध आप उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, वहाँ लिख देंगे रूपक अलंकार का उदाहरण, और तब नीचे उदाहरण श्लोक लिखेंगे। पूरा श्लोक लिखा जाना चाहिए, आधा अधूरा नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो आधे ही अंक आपको मिलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रश्न नंबर 15, अधोलिखित में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आप इसमें 6 वाक्य दिए रहते हैं, यहाँ इस प्रश्न पत्र में 6 वाक्य दिए हुए हैं। आपको इसमें से 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 15, पहला, वह भिखारी को वस्त्र देता है। तो यहाँ पर यह चतुर्थी से संबंधित, संप्रदान कारक से संबंधित अनुवाद है। अनुवाद होगा सह भिक्षुकाय, चतुर्थी होगी इसमें, वस्त्रम ददाति। दूसरा अनुवाद यदि आपको आ रहा है, हरि को भक्ति अच्छी लगती है, रुच्यर्थानाम प्रियमाणा सूत्र से संबंधित अनुवाद है। आप लिख देंगे हरये भक्ति ही रोचते, या हरये रोचते भक्ति। तीसरा लिखना है उत्तर, विद्यार्थी गुरु के चारों ओर बैठे हैं, अभितः परितः समयानिक्षाः प्रतियोगे सूत्र से संबंधित अनुवाद है। विद्यार्थी गुरु के चारों ओर बैठे हैं, विद्यार्थी बहुवचन है तो विद्यार्थिनः या छात्राः। चारों ओर परितः लिखेंगे तो परितः के योग में गुरु में द्वितीया हो जाएगा, गुरुम परितः। बैठे हैं, उपविष्टाः सन्ति। चौथा है धर्म में असावधानी करता है, जो उपसा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम सूत्र से संबंधित अनुवाद है, धर्मात् प्रमाद्यति। यदि आपने 4 ये आपको अनुवाद आ रहे हैं कर लिया है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऊपर में से आपको 1-2 अनुवाद नहीं आए हैं तो नीचे का कर सकते हैं। 5वां है पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, तो पक्षिणाम अथवा खगानाम काकः धूर्तः भवति। पर्वतों में हिमालय सर्वोच्च है, तो पर्वतों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा, पर्वतेषु हिमालयः सर्वोच्चः अथवा उच्चतमः अस्ति। यह यतश्च निर्धारणम सूत्र से संबंधित अनुवाद है। इस प्रकार से आप 4 ही वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। यदि अधिक करेंगे तो आपको हानि हो सकती है, क्योंकि आप यदि शुरू में गलत कर दिए हैं और वही जांच दिया गया है तो आप नीचे सही भी लिखे हैं तो आपको
अंक नहीं दिए जाएंगे, इसलिए प्रयास होना चाहिए कि केवल उन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए जिन्हें आप अच्छे से जानते हैं। प्रश्न संख्या 16, अधोलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में नियम निर्देश पूर्वक विभक्ति का उल्लेख कीजिए। तो पहला प्रश्न है गुरु छात्राय क्रुध्यति, आप उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 16 का पहला, फिर आगे बताएंगे। यहाँ छात्राय क्रुध्यति, तो क्रुद्ध अर्थ वाली धातु के योग में छात्र में चतुर्थी हुई है। सूत्र है क्रुद्ध द्रुहिर्ष्या सूयार्थानाम यम प्रतिकोपः। यदि आपको सूत्र याद है तो सूत्र लिख सकते हैं अथवा हिंदी में लिख सकते हैं कि यहाँ क्रुद्ध ईर्ष्या असूया अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसके प्रतिकोप किया जाए वह संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति हुई है। इसी प्रकार से यदि आपको पहले का उत्तर नहीं ज्ञात है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। उपाध्यायाद अधीते आख्यातोपयोगे सूत्र से, यहाँ पंचमी है। लिख सकते हैं कि नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो आख्याता होता है, जो विद्या को बताने वाला होता है, वह अपादान कारक होता है। इस कारण से उपाध्यायात में अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हुई है। चौरात्रायते, यहाँ पर भित्रार्थानाम भय हेतु से चौरात में पंचमी है। आप लिख सकते हैं कि डरना और रक्षा करना, भी और त्रय अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण होता है वह अपादान कारक होता है और उसमें पंचमी विभक्ति होती है। अतः यहाँ चौरात में पंचमी विभक्ति हुई है। को केवल एक ही का उत्तर लिखना है, एक ही का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है आ राज्ञः पुरुषः में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। यह 1 नंबर का प्रश्न है। तो वहीं प्रश्न संख्या 16 का अ के नीचे आ उत्तर दिया जाना चाहिए और राज्ञः यह रेखांकित पद होना चाहिए और राज्ञः में षष्ठी है। राज्ञः पुरुषः, तो विकल्प है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। चौथा विकल्प सही है। आप लिखेंगे उत्तर चौथा रोमन में और आगे षष्ठी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न 17वां, इसमें जो अ है वह 2 अंकों का है। निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह कीजिए, जो आपको सरल लगता हो उसी केवल एक पद का विग्रह लिख दीजिए। जैसे निर्दोषः, यदि आप इसका उत्तर जानते हैं, निर्गताः दोषाः यस्मात् सः निर्दोषः, यह बहुब्रीहि समास है। तो आप वहाँ पर लिख देंगे, विग्रह ही केवल देना है। आप केवल विग्रह ही लिखेंगे, निर्गताः दोषाः यस्मात् सः। यदि आपको यह कठिन लगता है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यह विग्रह है। तीसरे का विग्रह है शिवः च केशवः च, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शिवश्च केशवश्च। आ भाग जो है अनुविष्णु में प्रयुक्त समास है, तो इसमें सही विकल्प विष्णु पश्चात अनुविष्णु होता है। अव्ययी भाव समास है। पहला द्विगु लिखा है, दूसरा कर्मधार है, तीसरा अव्ययी भाव, चौथा द्वंद्व। उत्तर लिखेंगे 17 का आ, तीसरा अव्ययी भाव। 18वां औ जो 2 अंकों का है, निम्नलिखित में से किसी एक पद का संधि विच्छेद एवं संधि का नाम लिखिए। तो 1 अंक संधि विच्छेद के लिए है एवं 1 अंक संधि का नाम लिखने के लिए है। तो कोई एक ही जो भी हो इसमें से, या तो कृष्ण है या तो जगदीश है या इतस्ततः, किसी एक का ही संधि विच्छेद लिखिए एवं जिसका संधि विच्छेद लिखिए उसी के संधि का नाम भी लिखिए। तो जो आपको सरल लगता हो उसी का उत्तर दिया जाना चाहिए। जैसे कृष्ण, कृष्ण धननः, इसमें ष्टुत्व संधि है, आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। जगदीशः, जगत धन ईशः,
यहाँ पर जस्तु संधि है। इतस्ततः यहाँ पर सत्व संधि है विसर्जनीय से सह सूत्र से। इतः धन ततः विच्छेद होगा, इतः धन ततः। तो इस प्रकार से केवल एक ही का उत्तर आपको देना है। फिर आखंड में उल्लेख में संधि विधायक सूत्र है। विकल्प दिए गए हैं स्तोष चुनाशु खरिच तोरली मौन स्वारा। इसमें से तोरली सही है। उत धन लेख उल्लेख, तो इसमें उत्तर देंगे प्रश्न संख्या 18 आ का तीसरा तोरली। प्रश्न संख्या 19 मनोभी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो विभक्ति के लिए 1 अंक निर्धारित है एवं वचन के लिए 1 अंक निर्धारित है। मनोभी यह तृतीया बहुवचन का रूप है, तो आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 19 के अ का उत्तर अ तृतीया विभक्ति बहुवचन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मनोभी डैश तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर नीचे आ विकल्प का उत्तर लिखेंगे। मधु शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप आप सीधे लिख दें आ, फिर रोमन में 3, फिर मधुनी, क्योंकि सही विकल्प मधुनी है एक वचन में। इसी प्रकार 20वें प्रश्न का उत्तर सेवते क्रियापद का पुरुष एवं वचन लिखिए। तो पुरुष लिखने के लिए 1 अंक निर्धारित है, वचन के लिए 1 अंक। तो सही उत्तर होगा सेवधातु प्रथम पुरुष एक वचन। तो आप केवल क्रियापद का पुरुष एवं वचन पूछा जा रहा है तो केवल इतना भी लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 20 का अ प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आगे आ भी 1 अंक का है। निश्चित में लकार पुरुष एवं वचन है, ये विकल्पात्मक है। निश्चित ये लिट लकार का पद है, तो इसमें विकल्प केवल लिट लकार वाला। पहला तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, दूसरा विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन, तीसरा है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, चौथा लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 20 का आ तीसरा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार 21वां प्रश्न है अ लब्धुम में प्रकृत प्रत्यय है। यदि आपको पढ़ाया गया है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। पहला विकल्प है लब्धन त्वा, दूसरा लब्धन तुमुन, तीसरा लब्धन शत्रु, चौथा लब्धन ल्युट। इसमें दूसरा विकल्प सही है। आप उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 21 का अ दूसरा लब्धन तुमुन। इसी प्रकार से आ में पूछा गया है कि स्था धातु में त्वा प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो 4 विकल्प हैं। पहला स्थात्वा, दूसरा स्थातुम, तीसरा स्थाय, चौथा स्थित्वा। आपको बताया गया है कि स्थाधन त्वा लग करके स्थित्वा पद बनता है। आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 21 का अ के ठीक नीचे आ लिखेंगे, फिर चौथा विकल्प रोमन में 4 और आगे लिख देंगे स्थित्वा। इसी प्रकार से अंतिम प्रश्न 22वां है। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। इसमें प्रायः 3 वाक्य दिए रहते हैं। पहले 2 या कोई भी, इसमें 2 वाक्य लगभग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए होते हैं और 1 वाक्य कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य अथवा भाववाच्य का भी हो सकता है कोई वाक्य। आपको जो सरल लगता हो केवल उसी 1 वाक्य का ही उत्तर देना है। 2 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। जैसे आप सा चित्रम पश्यति यदि जानते हैं तो सा को जो करता हुआ है ये कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो सा को तृतीया में बदल देंगे, तया हो जाएगा। चित्रम इसमें द्वितीया है, यह नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए यह प्रथमा में भी चित्रम ही होगा। तो तया चित्रम पश्यति का कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होगा दृश्यते। इसी प्रकार से दूसरा मित्रम पत्रम लिखति, मित्रम तृतीया में मित्रेण, पत्रम प्रथमा में भी पत्रम ही होगा।
तो मित्रेण पत्रम लिख्यते, मया जलम पीयते, यह तीसरा वाक्य कर्मवाच्य में है, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। मेरे द्वारा जल पिया जाता है। मया का प्रथमा में हो जाएगा अहम, जलम का द्वितीया में जलम, पीयते पीबामि। अहम है उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो अहम के अनुसार ही उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया पीबामि, अहम जलम पीबामि। तो इस प्रकार से आप यदि सावधानी पूर्वक, ठीक ढंग से, साफ सुथरे ढंग से, अच्छे हस्तलेख में, अच्छी हैंड राइटिंग में यदि व्यवस्थित रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इस बात का ध्यान दें कि जिन प्रश्नों के उत्तर बड़े हैं उन्हें आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन विकल्प वाले सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह किया जाए, क्रम से किया जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। और आप सावधानी पूर्वक प्रश्न पत्र को पढ़ करके प्रश्नों को कम से कम 2 बार ठीक ढंग से देखा जाना चाहिए। नहीं शीघ्रता में आदमी गलत विकल्प को टिक कर देता है, गलत विकल्प को उत्तर लिख के रूप में पुस्तिका में लिख देता है। तो सावधानी के साथ प्रश्नों को पढ़िए, फिर उसका उत्तर सोच समझ करके लिखिए। अवश्य ही आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आप सभी को आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हों, ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।